Hello, my dear friends. Welcome to More Academy. We have seen now in previous two lectures on chapter 3, that is the chapter of journal. We have seen two different basic requirements. One was about accounting documents. And in accounting documents, we studied internal documents as well as external documents. Thereafter, we studied a lot of different concepts in relation to check, demand draft, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक एंड अकाउंट पे चेक. तो इतनी सब चीज़ें अपनी कल तक पढ़ाई करके हो गई है. पहले दो लेक्चर में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का महत्व हमने सीखा कि अगर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो इन दैट केस अकाउंटेंट को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिस ही अवेलेबल नहीं रहेगा और बाद में कोर्ट में कुछ प्रूव करने का रहेगा तो उसके लिए अपने पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे. तो ट्रांजैक्शन आपको करने हैं और साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं. डॉक्यूमेंट्स नंबर 1 अकाउंटेंट के पास देने हैं जो उसको फाइल करके रखेगा और उसके बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री करेगा और वो फाइल किए हुए डॉक्यूमेंट्स को अगर कल कभी ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लेके जाने का रहेगा तो प्रूफ करके उसको यूज़ करने को मिलेगा. सो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. इंटरनल देखे, एक्सटर्नल देखे, जर्नल प्रॉपर का मतलब देखा, जर्नल वाउचर का मतलब देखा. उसके बाद में हमने पेमेंट वाउचर मतलब कैश वाउचर उसका बात की थी. उसके बाद में रिसीट्स की बात की थी. वो होने के बाद में हम लोगों ने चेक की बात की. चेक के बारे में बेरर चेक मतलब क्या, ऑर्डर चेक मतलब क्या, और उसके बाद में क्रॉस चेक मतलब क्या, अकाउंट पे चेक मतलब क्या. इतनी सब चीज़ें अपनी डिस्कस करके हो गई है. आज मैं आपको अभी जर्नल का फॉर्मेट सिखाने वाला हूँ. तो चलिए फटाफट से देखें कि क्या क्या देखा हमने. ये सब अलग अलग चीज़ें देखी थी. वो MICR कोड मतलब क्या देखा था. आई होप यू आर नॉट फॉरगॉटन. अगर गलती से भूल गए रहोगे तो लेक्चर फिर से एक बार देखना है, भूलना नहीं है. दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा. ओके, लेट मी गो अहेड नाउ. Yeah, these things we have discussed already. Account pay check, okay, yes. So we are studying which subject? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. 11वीं का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. 100 में से 100 मार्क दे सकता है ऐसा वाला सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. इसके अंदर अपने को याद रखना है दो अलग अलग चीज़ें है. नंबर 1 अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स और नंबर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से थे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल. और उसके बाद में इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट बन जाते हैं? हम जो बनाते हैं, जहाँ पे अकाउंटेंट बैठ रहा है, जहाँ पे अकाउंटेंट जॉब कर रहा है, उस बिजनेस ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स मतलब इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आया था चेक, जर्नल वाउचर, कैश वाउचर, रिसीट एंड टैक्स इनवॉइस. याद रखिए कैश वाउचर एंड रिसीट आर एक्चुअली स्पीकिंग सब पार्ट ऑफ जर्नल. मतलब अगर मुझे किसी ने पूछा कि सर जर्नल के सब पार्ट कौन से मैं बोल सकता हूँ कैश वाउचर और रिसीट. ये जर्नल के सब पार्ट है क्योंकि जर्नल मतलब सब टाइप के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए रहता है. बट उसके अंदर के सिर्फ कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शंस अगर आप करने वाले रहोगे, रिकॉर्ड करने के रहेंगे, तो उसके लिए इतना बड़ा फॉर्मेट का ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्मेट यूज़ करते हैं. उसी तरीके से कैश रिसीट के ट्रांजैक्शंस रहेंगे तो उसके लिए डिटेल ट्रांजैक्शन का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमेशा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, एटलीस्ट डेबिट वाला नहीं तो क्रेडिट वाला, वो फिक्स रहेगा. तो उसके लिए हम लोग स्पेशल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं. जर्नल में शायद डेबिट का अकाउंट और क्रेडिट का अकाउंट बार बार चेंज हो सकता है. ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग जर्नल वाउचर को यूज़ करते हैं. लेकिन जहाँ पे एक तो डेबिट किसको देना है, नहीं तो क्रेडिट किसको देना है, भले ही अलग अलग ट्रांजैक्शंस होने दो, भले ही अलग अलग ट्रांजैक्शंस होने दो, फिर भी डेबिट किसको देना है और क्रेडिट किसको देना है ये अगर फिक्स्ड रहेगा तो इन दैट केस ये वाला फॉर्मेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. उसके जगह पे अगर हमेशा पेमेंट कैश को या फिर बैंक को रहने वाला रहेगा तो कैश वाउचर को यूज़ कीजिए. और हमेशा डेबिट अगर कैश को नहीं तो बैंक को रहने वाला रहेगा तो रिसीट को यूज़ कर दीजिए. दिस इज़ द बेसिक आइडिया. टैक्स इनवॉइस भी हमने कंसिडर किया था कि जब कोई सेल करता है, गुड्स को बेचता है, तो उसको बेचते वक्त साथ में क्या बनाना पड़ता है? GST डिपार्टमेंट ने बोले हुए फॉर्मेट के हिसाब से उसको इनवॉइस बनाना पड़ता है. इनवॉइस मतलब बेसिकली सेल्स बिल. तो वो टैक्स इनवॉइस उसको कंसिडर करते हैं. टैक्स इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हु सेल द गुड्स, ओके, नॉट बाय द पर्सन हु परचेसेस द गुड्स. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. फिर वो चेक के अंदर हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे थे. बेरर चेक मतलब क्या, क्रॉस चेक मतलब क्या, अकाउंट पे चेक मतलब क्या, और ऑर्डर चेक मतलब क्या. ऐसा अलग अलग चीज़ें देख के हो गया था अपना. फिर याद रखना है कि ये जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, जर्नल वाउचर, कैश वाउचर, रिसीट एंड टैक्स इनवॉइस, ये एक्सटर्नल भी बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी और के साथ ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो जैसा मैं जर्नल वाउचर बनाऊंगा वैसे वो भी जर्नल वाउचर बनाएगा. जनरली अपने जर्नल वाउचर का कॉपी मैं अपने पास रखूंगा, उसके जर्नल वाउचर का कॉपी वो खुद के पास रखेगा. हम एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करेंगे. लेकिन अगर सपोज ऐसा होता है कि सामने वाला पार्टी जर्नल वाउचर बनाता है और डुप्लीकेट में बनाता है, उसका कार्बन कॉपी बना के रखता है, फिर उसका एक कॉपी अपने को देता है, तो अपने पास जर्नल वाउचर आया क्या? आया. बट किसका आया? उसका आया.
तो that becomes an external document. Generally nobody exchanges journal voucher. I repeat, generally nobody exchanges journal voucher. लेकिन जब कैश वाउचर रहेगा या फिर रिसीट रहेगी तो यहाँ पे बहुत सारा बार उसका डुप्लीकेट कॉपी बनता है और एक कॉपी सामने वाले को दिया जा सकता है, देना ही पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है, रिसीट देनी पड़ेगी। कैश वाउचर के बारे में गारंटी नहीं रहता है कि कंपलसरी तो है नहीं। तो हम लोग जर्नल वाउचर और कैश वाउचर जो है इसका शायद सेकंड कॉपी नहीं बनाएंगे, लेकिन रिसीट का तो 100% सेकंड कॉपी बनेगा। कैश वाउचर का कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। रिसीट का 100% बनता है ये सेकंड कॉपी, और हम सामने वाले को दे के रखते हैं। तो अगर हमने किसी और को पेमेंट किया है तो हमने बनाया रहेगा पेमेंट वाउचर, कैश वाउचर। एट द सेम टाइम सामने वाला क्या बनाएगा, रिसीट, और रिसीट का क्या करेगा, डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा, और वो जो सेकंड कॉपी रहेगा वो अपने को दे देगा। तो हमने खुद ने पेमेंट वाउचर बना के रखा था, कैश वाउचर बना के रखा था, और उसके अलावा उनके पास से रिसीट आ गया, उसको हम स्टेपल करेंगे साथ में और अकाउंटेंट के पास दे देंगे कि भैया देखो ये ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया है। सेम इज द केस विद टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस हम कब बनाएंगे, जब हमने गुड्स बेचा रहेगा तब। जब हमने गुड्स परचेस किया रहेगा तो हम लोग कैश इनवॉइस टैक्स इनवॉइस बनाने वाले नहीं। लेकिन जब हमने गुड्स परचेस किया है तो सामने वाले ने अपने को टैक्स इनवॉइस बना के दिया रहेगा, तो उसने जो बना के दिया हुआ है वो अपने पास आता है, तो अपने लिए क्या बन जाता है, वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट बन जाता है। टैक्स इनवॉइस का भी हमेशा डुप्लीकेट कॉपी बनता है। मतलब मैं कह सकता हूँ रिसीट हमेशा मिनिमम 2 कॉपी बनेगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, या रिसीट का हमेशा मिनिमम 2 कॉपी बनेगा, टैक्स इनवॉइस का हमेशा मिनिमम 2 कॉपी बनेगा, और वो सामने वाले को हम लोग डुप्लीकेट कॉपी नहीं तो ओरिजिनल कॉपी दे देंगे। टैक्स इनवॉइस में हम लोग सामने वाले को ओरिजिनल कॉपी देते हैं, और रिसीट में हम लोग जनरली सामने वाले को भी ओरिजिनल कॉपी दे देते हैं, डुप्लीकेट कॉपी खुद के पास रखते हैं, क्योंकि फिर वो उसको यूज़ कर सकता है उसके बुक्स में। तो उसके लिए क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल इनवॉइस बन जाएगा, फिर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। फिर आज अपने को सीखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें 2 अलग अलग तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। एक कौन सा रहता है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और दूसरा कौन सा रहता है, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। शुरुआत में हम लोग सिर्फ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ही फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जनरली हमको सिर्फ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक का ही सिलेबस रहता है। सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट का सिलेबस कभी कभार किसी किसी कॉलेज में रह सकता है, बट जनरली रहता नहीं है। सो अपने को फोकस किसके ओर करना है, अभी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे करना है। कौन से प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, तो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन जर्नल प्रॉपर एंड सेकंड वन स्पेशल जर्नल। जैसे यहाँ पे जर्नल वाउचर था, और बाद में जर्नल वाउचर में सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की ताकत थी, लेकिन हमने बोला फिर बहुत सारे जर्नल वाउचर बनाने पड़ेंगे, एंड देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ सिमिलर नेचर के कैश पेड, कैश पेड, कैश पेड, कैश पेड, कैश पेड, नहीं तो कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड। तो कैश पेड वाला ट्रांजैक्शन मतलब हमेशा कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, कैश पेड मतलब हमेशा कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, और कैश रिसीव्ड मतलब हमेशा कैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर ये हमेशा एक ही चीज़ रहने वाला है तो ये लंबा वाला बड़ा वाला फॉर्मेट जहाँ पे बार बार अपने को लिखना पड़ता है डेबिट किसको दिया और क्रेडिट किसको दिया, पहले जर्नल में लिखा, दूसरे जर्नल वाउचर में लिखा, तीसरे में लिखा, चौथे में लिखा, बार बार वो लिखने का है। और समझ में आ रहा है, अरे यार पहले वाले में भी कैश पेड था, दूसरे वाले में भी कैश पेड था, तीसरे वाले में भी कैश पेड था, चौथे वाले में भी कैश पेड था। मतलब पहले चारों जर्नल वाउचर्स के अंदर कैश पेड को मतलब कैश अकाउंट को ही क्रेडिट करना है, तो फिर इतना बार बार क्या को लिखते बैठने का, क्रेडिटेड कैश अकाउंट, क्रेडिटेड कैश अकाउंट। हम लोग एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट ही बना लेते हैं। उस फॉर्मेट को क्या बोलेंगे कि भाई ये कैश वाउचर है, ये वाउचर तब बनाने का जब कैश पे किया रहेगा, तो उसके अंदर सिर्फ कौन से अकाउंट को डेबिट किया है वही लिखा हुआ रहेगा, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला कागज है, ये वाला फॉर्मेट है, मतलब गारंटी से कैश को ही क्रेडिट किया रहेगा, बैंक को ही क्रेडिट किया रहेगा। ये जो ताकत वहाँ पे आ गई थी, कैश रिसीट रहेगा तो हमेशा रिसीट को ही बनाओ, जर्नल वाउचर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गारंटी से कैश अकाउंट को डेबिट किया रहेगा। तो जहाँ पे गारंटी से कैश अकाउंट को क्रेडिट है वहाँ पे कैश वाउचर, जहाँ पे गारंटी से कैश अकाउंट को डेबिट है वहाँ पे रिसीट, और जहाँ पे कैश अकाउंट को ना डेबिट है ना क्रेडिट है वहाँ पे जर्नल वाउचर। ऐसा हमारा जो सिस्टम है वही सिस्टम अभी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट से भी यूज़ करने वाले हैं। वो डॉक्यूमेंट में किया था और यहाँ पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसिडर करेंगे। पहले कौन सा रहेगा, जर्नल प्रॉपर, मतलब यहाँ पे सब तरीके के ट्रांजेक्शन्स आ सकते हैं। आई रिपीट, जर्नल प्रॉपर में सभी तरीके के ट्रांजेक्शन्स आ सकते हैं। हमने गुड्स परचेस किया है, हाँ चलेगा, हमने गुड्स बेच दिया है, हाँ चलेगा,
हमको कैश मिल रही है, चलेगा। हमारे पास से कैश जा रही है, हाँ चलेगा। हमने एसेट परचेस किया है, अच्छी बात। हमने एसेट बेच दिया है, अच्छी बात। हमको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, अच्छी बात। हमको एसेट क्रेडिट पे परचेस करना है तो भी चलेगा, एसेट कैश पे परचेस करना है तो भी चलेगा, गुड्स क्रेडिट पे परचेस करना है तो भी चलेगा, गुड्स कैश पे बेचना है तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। एवरी ट्रांजेक्शन इज अलाउड इन जर्नल प्रॉपर। लेकिन फिर हमको समझेगा कि देर आर सर्टन ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ रिपीटेटिव नेचर and they are voluminous. I repeat, there are certain transactions which are of repetitive nature and they are voluminous. मतलब बार बार एक ही तरीके के ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। हम लोग बार बार गुड्स परचेस करते हैं, सेल करते हैं, बार बार वही ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। या फिर कभी परचेस किए हुए गुड्स खराब निकले तो हम वापस करते हैं। परचेस किया, खराब निकला, वापस किया, परचेस किया, खराब किया, ऐसा चलता रहेगा। वही सेल्स के बारे में। हम गुड्स बेचेंगे, सामने वालों को अच्छा लगा रख लेगा, नहीं अच्छा लगा इन दैट केस वापस कर देगा। तो बेच दिया और खराब हो गया तो वापस आया। तो दीज ट्रांजेक्शंस विल कंटिन्यूअसली हैपन, वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शंस। एक दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते रहेंगे। बार बार जर्नल के अंदर एंट्री करने का रहेगा तो आज मैं जर्नल का फॉर्मेट सिखाने वाला हूँ। बार बार जर्नल के अंदर एंट्री करने का रहेगा तो अपना अकाउंटेंट पागल हो जाएगा। बहुत सारा बार वही चीज़ करने का रहेगा। मैं बोलूँगा फिर ठीक है चलो, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर स्पेशल जर्नल यूज़ करेंगे। स्पेशल जर्नल मतलब क्या है, जब एक ही तरीके का ट्रांजैक्शन होता रहता है तो बार बार पूरा जर्नल प्रॉपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप क्या कर सकते हो, फिर तभी आप स्पेशल जर्नल को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ज़रा मुझे अपने आप को शिफ्ट करने दो, फिर आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आप हमेशा क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स की बात करने वाले हो, इफ़ यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, जस्ट अ मिनट, यस, इफ यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट, हमेशा ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, तो हम लोग परचेस बुक की बात करेंगे। मतलब परचेस बुक को खोला तो हमको मालूम रहेगा कि उसके अंदर हमेशा कौन रहता है, उसके अंदर हमेशा क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स की बात होती है। कैश परचेस किया रहेगा तो इसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, क्रेडिट परचेस किया रहेगा और वो गुड्स का रहेगा तो इसके अंदर मिलेगा। सर हमने एसेट परचेस किया है, क्रेडिट पे परचेस किया है लेकिन एसेट परचेस किया है, मैं बोलूँगा नहीं राजा, फिर यहाँ पे मत आना, फिर तुमको जर्नल प्रॉपर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेस किया रहेगा तो भी आपने गुड्स को परचेस नहीं किया है, आपने एसेट को परचेस किया है, तो जर्नल प्रॉपर के पास जाना। नहीं सर मैंने ना क्रेडिट पे सेल किया है, मैं बोलूँगा शाबाश। अगर क्रेडिट पे सेल किया है एंड दैट इज़ ऑफ गुड्स, तो आप लोग सेल्स बुक के पास जाना। इस बुक को खोलेंगे तो मालूम रहेगा इसके अंदर एक टाइप का एंट्री रहता है। कौन सा एंट्री, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, और कुछ रहेगा ही नहीं। परचेस रिटर्न बुक, हमने गुड्स बेचा था, हमने गुड्स खरीदी किया था, हमको अच्छा नहीं लगा, हम वापस कर रहे हैं, तो सब वापस करने का ट्रांजेक्शन एक जगह पे रखा हुआ है। जिस तरह से आपके घर में मम्मी करती है कि रोज़ शाम को आप क्या करते हो, बाहर से आ गए तो जो कपड़े धोने के रहेंगे वो हम लोग क्या करते हैं, धोने का कपड़े का एक मम्मी ने कुछ तो बकेट वगैरह बना के रखा रहेगा, फिर एक टब बना के रखा रहेगा, वहाँ पे डाल देते हो। तो मम्मी को पता है, घर में सबको पता है कि भाई यहाँ पे अगर रखा, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने को सिर्फ धोने को डालने का है। दूसरा रहेगा एक शायद टब रहेगा, शायद बकेट रहेगा, शायद कंटेनर रहेगा। जो कपड़े अपने को लॉन्ड्री वाले को देने हैं, इस्त्री करने को देने हैं, धोके हो गए लेकिन अभी तक इस्त्री करने का बाकी है, उसको एक जगह पे रखो। और जो धो के आ गए हैं और इस्त्री भी करके आ गए, उसको एक जगह पे रखो। सो वी आर कीपिंग 3 डिफरेंट थिंग्स। सब कुछ एक ही जगह पे नहीं रख रहा, नहीं तो समझेगा नहीं कि धोने के कौन से बाकी है, धो के हो गए लेकिन इस्त्री करने के कौन से बाकी है, और जो इस्त्री हो गए उनको शायद फिर से बार पसीने का तकलीफ होना चालू हो जाएगा। ये डिफिकल्टी नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे धोने के बाकी, यहाँ पे धो गए लेकिन इस्त्री करने के बाकी, और वहाँ पे इस्त्री भी करके हो गए, 3 अलग अलग चीज़ें करके रखा। वैसे हम लोग बोल रहे हैं ये कौन है, सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स है तू परचेस बुक में जा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है तू सेल्स बुक में जा, परचेस रिटर्न किया है तो परचेस रिटर्न बुक में जा, सेल्स रिटर्न किया है तो तू सेल्स रिटर्न बुक में जा। जर्नल प्रॉपर बड़ी चीज़ है, उसके अंदर सब लोग मत जाओ। जो लोग यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं, कहाँ पे, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक, यहाँ पे जो लोग बैठ नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन तो है, रिकॉर्ड तो करने का है, तो उनको बोलेंगे आप जर्नल प्रॉपर में जाओ। मतलब जर्नल प्रॉपर का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा और वहाँ पे अपने को रिकॉर्ड करने को ईजी जाएगा। और सिमिलर ट्रांजैक्शंस, सेम नेचर ट्रांजैक्शंस विल बी फाउंड एट वन सिंगल लोकेशन। इट विल बी ईजी फॉर द पर्पज ऑफ क्विकली कंसिडरिंग द थिंग्स। अगर आपको याद रहेगा तो हमने क्या बोला था, बुक कीपिंग का डेफिनेशन, इट्स एन आर्ट, इट्स अ साइंस ऑफ, नॉट आर्ट ऑफ। बुक कीपिंग इज अ साइंस ऑफ व्हाट, ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर याद रहेगा तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, तो सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। जो क्रेडिट परचेस है वो एक जगह पे रखो, जो क्रेडिट सेल है एक जगह पे रखो।
जो परचेस रिटर्न है एक जगह पे रखो, तो सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे, देखो जरा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। तो परचेस रिटर्न बुक मतलब क्या रहेगा, ये अपना परचेस को रिटर्न कर रहे रहोगे तो ही करने का। परचेस रिटर्न रहेगा तो यहाँ पे आएगा, सेल्स रिटर्न रहेगा तो यहाँ पे आएगा। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है, शायद जल्दी से नहीं समझेगा, सिर्फ अभी हिंट दे के रखता हूँ। 12वीं में अपने को इसको पूरा टॉपिक सीखना है, उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर मुझे सामने वाले को मैंने गुड्स बेचा हुआ है 1 लाख रुपए का, उसके पास से मुझे 1 लाख रुपया आने का बाकी है, उसने बोला सर मैं 3 महीने के बाद में आपको देता हूँ। मैं बोलूँगा चलेगा, लेकिन फिर अब मुझे क्या चाहिए, दैट पर्सन हैज बिकम माई डेटर बिकॉज आई हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। मैं इसको बोल रहा हूँ अच्छी बात है, तो 3 महीने के बाद में दे दे, लेकिन आज एक छोटा चीज़ कर दे। मैं एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा बनाता हूँ मस्त से, इस पर तेरा नाम लिख के रखता हूँ और मेरा नाम लिख के रखता हूँ, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे कि पे मी आफ्टर 3 months, पे मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज़ 1 लाख। और फिर मैं यहाँ पे साइन करता हूँ, तू भी यहाँ पे साइन कर। तो बोलते सर इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा ऐसा होगा कि मुझे तुम्हारे पास से पैसा आने का बाकी है, ये सिर्फ ओरल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बल्कि तुमने प्रॉमिस किया है मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा प्रूफ करके रहेगा। इसको मैं अलग तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। कौन से तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, अभी 11th स्टैंडर्ड में उसका ज़रूरत नहीं है, 12वीं में आराम से सीखेंगे। So this is called as a negotiable instrument. There are 3 different types of negotiable instruments under the Negotiable Instruments Act. One is called as bill of exchange, one is called as promissory note, and the last one is called as check. Bill of exchange, promissory note, check, ये negotiable instruments है। अगर हमने किसी और के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया रहेगा और बोला रहेगा तू मुझे 3 महीने के बाद में पैसा दे, और वो साइन करके वापस देता रहेगा, तो अपने लिए बन जाता है वो बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसने बोला कि मैं बाद में पैसा देने वाला हूं, तो अपने को पैसा आने का बाकी है, इट बिकम्स बिल्स रिसीवेबल। वैसा किसी और ने हम पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, हमको ऑर्डर देकर रखा है कि पे मी और माय ऑर्डर सम ऑफ रुपीज सो एंड सो आफ्टर सो मेनी मंथ्स, और हमने उसको एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, तो अपने लिए वो क्या बन गया, एक ऐसा बिल जो पेएबल है, तो दैट बिकम्स बिल्स पेएबल बुक, ओके। सो बेसिकली दोनों बिल ऑफ एक्सचेंज है, दोनों ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। बट बिल्स रिसीवेबल मतलब जिसका पैसा हमको मिलने वाला है, और बिल्स पेएबल मतलब जिसका पैसा अपने को पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल। तो जो जो बिल्स रिसीवेबल है सब एक जगह पे रखेंगे, जो जो बिल्स पेएबल है सब एक जगह पे रखेंगे। सो ऐसा आपका कपाट जैसा बन गया। देखो आपके कबर्ड के अंदर आपका वार्डरोब रहेगा, आपका कपाट रहेगा, उसके अंदर आप क्या करके रखते हो कि कुछ कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं कि जिसको अपने को हैंगिंग रखना पड़ता है, नहीं तो उसका इस्त्री खराब हो जाता है, उसका टेक्सचर खराब हो जाता है, तो हम लोग उसको हैंगिंग रखेंगे। तो एक जगह रहेगा, कंपार्टमेंट रहेगा जहाँ पे सब कुछ हैंगिंग रखना है। फिर आप जहाँ आपके कबर्ड के अंदर, आपके वार्डरोब के अंदर एक कैबिनेट रहेगा जहाँ पे मम्मी के गहने वहने सब रखे हुए रहेंगे। और दूसरा आपने क्या घड़ी करके रखने का शर्ट्स, घड़ी करके रखने का जीन्स ट्राउजर्स, उसको अलग जगह पर रखा रहेगा। इनर गारमेंट्स के अलग जगह बना के रखा रहेगा। चद्दर नहीं तो स्वेटर जो बार बार लगते नहीं है, उसको अलग जगह पर रखा हुआ रहेगा। सो वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट कंपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ऑफ दोज कंपार्टमेंट्स। और जो कैबिनेट रहेगा उसको तो चाबी भी लगाया हुआ रहेगा, लॉक भी लगाया हुआ रहेगा, और जहाँ पे कपड़े रखे हैं तो उसको लॉक एंड की नहीं रहेगा। सो दैट्स अ डिफरेंट वे। तो व्हाट वी हैव ट्राई टू क्रिएट, वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम कि ये कपड़ों के लिए ऐसा चाहिए, वो कपड़ों के लिए वैसा चाहिए, ये चीज़ के लिए ऐसा चाहिए, वो चीज़ के लिए वैसा चाहिए। उसके हिसाब से हमने अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए हैं। वैसे ही अपने अलग अलग टाइप के बुक्स बनने वाले हैं। हम क्या बना रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रह सकते हैं, सम आर प्राइमरी, मतलब पहले इसमें एंट्री होता है, दे आर प्राइमरी। फिर प्राइमरी में 2 अलग अलग लोग हैं, एक कौन, जर्नल प्रॉपर और स्पेशल जर्नल। हमारा ये टॉपिक जर्नल प्रॉपर के बारे में बात कर रहा है, हमारा ये टॉपिक स्पेशल जर्नल के बारे में बात नहीं कर रहा है। हम सिर्फ उसके नाम याद रख रहे हैं। स्पेशल जर्नल कौन से रहते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। बाद में स्पेशल जर्नल का सेपरेट टॉपिक में सिखाने वाला हूं, उसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स। कोई बोलता है स्पेशल जर्नल, कोई बोलता है सब्सिडियरी बुक्स, इट इज वन एंड द सेम। वो जर्नल प्रॉपर के छोटे भाई है। जर्नल प्रॉपर के सिर के ऊपर का काम वो कम कर देते हैं। और बाद में आते हैं सेकेंडरी बुक्स, जो तो अभी हम तो सीखना ही नहीं है, हमको वो शायद सेकंड यूनिट टेस्ट टाइम सीखना रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज लेजर, ओके। वो अभी देख रहे नहीं है, अभी अपने को सिर्फ देखने का कौन, जर्नल प्रॉपर। दिस टॉपिक इज जर्नल प्रॉपर। सो आई होप नाउ यू कैन सी कि हमारा सिस्टम कैसे बनते जा रहा है। देखो हमको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सीखना था। फिर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर हमने देखा कि भैया पहले क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। वो इंटरनल रह सकता है, एक्सटर्नल रह सकता है, चेक भी बनाना पड़ सकता है शायद। फिर बाद में एक बार वो बन के रेडी हो गया
तो हम लोग अकाउंटेंट के पास दे देंगे। अकाउंटेंट बाद में क्या करेगा, उसका प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में एंट्री करेगा। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री कितने तरीके के रहते हैं, 2 तरीके के रहते हैं। एक कौन सा रहेगा, जर्नल प्रॉपर, दूसरा कौन सा रहेगा, स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल आज अपने को सीखना नहीं है, इस टॉपिक में सीखना नहीं है, अगले टॉपिक में आराम से सीखना है। अभी तो जर्नल प्रॉपर पे फोकस करेंगे। सिर्फ याद रखेंगे कि स्पेशल जर्नल में 1 2 3 4 5 6 तरीके के अलग अलग सब्सिडरी बुक्स रहता है। स्पेशल जर्नल रहता है, उसका नाम क्या है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। और ये जब अपना पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब जर्नल प्रॉपर खत्म होगा, सब्सिडरी बुक्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी बुक्स, उसका नाम रहेगा लेजर। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड। धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा कि हम लोग अपने अकाउंटेंट का काम कैसे आसान करते जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था बुक कीपिंग कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है। बुक कीपिंग कौन सा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ऐसा मैं बोलता था। और ये हिस्ट्री हमको रिकॉर्ड करने की हिस्ट्री है, दूसरे की हिस्ट्री हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड करने को सीख रहे हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, कोई आके मन में से कुछ बताएगा, हाँ ऐसा हो गया, मैं बोलूँगा डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, प्रूफ बता, प्रूफ बता सचमुच में ये हुआ है नहीं हुआ है। और प्रूफ मतलब क्या, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। और बाद में लिखूंगा कैसे, किधर भी कैसे नहीं लिखूंगा, पहले जाऊंगा जर्नल के पास, उधर एंट्री करूंगा, फिर सेकेंडरी बुक्स में जाऊंगा। तो देयर इज अ सिस्टम वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। इट हेल्प्स अस फॉर द पर्पज ऑफ एंश्योरिंग दैट अगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, कंपनी लॉ डिपार्टमेंट ने अपने को कुछ पूछा, तो अपने पास उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, और उस रिकॉर्ड के पीछे अपने पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे। सो इट विल बी ईजी फॉर अदर्स टू ट्रस्ट अस। ओके, चलिए फिर लेट मी कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। तो जर्नल शब्द का मतलब क्या है, जर्नल शब्द का मतलब क्या है। द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जॉर, इट मीन्स अ डे। अभी मैं तो फ्रेंच सीखा नहीं हूँ, तो जॉर बोलते हैं कि जर बोलते हैं, वो तो ठीक है, आप देख लीजिएगा। जो लोग 11वीं 12वीं के लिए फ्रेंच सीखते रहेंगे, नहीं तो 8 9 10 में आपने अगर फ्रेंच सीखा रहेगा तो आपको पता रहेगा उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। तो उसका मतलब क्या है, डे, उसका मतलब क्या है, डे। तो जर्नल मतलब क्या है, इट इज़ अ डेली रिकॉर्ड, हर दिन में क्या हो रहा है उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब जर्नल डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जर्नल साल के एंड में मेंटेन नहीं किया जाता है, महीने के एंड में मेंटेन नहीं किया जाता है, हफ्ते के एंड में मेंटेन नहीं किया जाता है। हर दिन हर वक्त जर्नल में एंट्री होता है। जो भी कुछ होगा पहले जर्नल के पास जाएगा, जर्नल उसको रिकॉर्ड करेगा, फिर आगे की बातें बढ़ेंगी। तो जर्नल मीन्स डेली रिकॉर्ड। A journal contains daily record of the business transactions, and hence it has been named so. As soon as the transaction takes place, its debit and credit aspects are analyzed, and first of all, it is recorded in a chronological manner. मतलब क्या होगा, अगर एक ट्रांजैक्शन सपोज 1 अप्रैल को हुआ है, एक ट्रांजैक्शन सपोज 1 अप्रैल को हुआ है, और दूसरा ट्रांजैक्शन सपोज 2 अप्रैल को हुआ है, तो इसका मतलब जर्नल के अंदर 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन उसके बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा, 3 अप्रैल का ट्रांजैक्शन उसके बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर 1 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन सुबह 10 बजे हुआ है, एक ट्रांजैक्शन सुबह 10:30 बजे हुआ है, एक ट्रांजैक्शन 10:45 को हुआ है, तो पहले इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बाद में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बाद में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। आई रिपीट, इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। जो पहले हुआ उसको पहले रिकॉर्ड होगा, जो बाद में हुआ उसको बाद में रिकॉर्ड होगा। नंबर 1 डेट वाइज, एंड नंबर 2 डेट के अंदर भी टाइम वाइज। जो पहले हो गया है, जल्दी हो गया है, वो जल्दी रिकॉर्ड होगा, पहले रिकॉर्ड होगा, जो उसके बाद में रिकॉर्ड होगा। दिस इज हाउ द आइडिया इज मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द रिकॉर्ड्स इन जर्नल। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। ये अपना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि विच बुक इज कॉल्ड एज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जर्नल इज कंसिडर्ड एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री, क्योंकि ऑल रिकॉर्ड्स आर मेड इन द जर्नल फर्स्ट एंड दे आर मेंटेन इन विच ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब इन द ऑर्डर ऑफ डेट, इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। ओके, एंड इट इज़ अ डेली रिकॉर्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साल में एक बार नहीं बनेगा, साल के एंड में नहीं बनेगा, महीने के एंड में नहीं बनेगा, हफ्ते के एंड में नहीं बनेगा, दिन के एंड में भी नहीं बनेगा। जैसे जैसे एंट्री होते जा रहा है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जा रहा है, वैसे वैसे रिकॉर्ड करना है। मतलब अकाउंटेंट इज प्रेजेंट एवरी टाइम, नॉट एट द प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शंस आर हैपनिंग, but in his office, but he is getting the documents and he is recording them. Okay, so this is how the things will be considered. So ये अपना जर्नल का फॉर्मेट है भैया। चलो अब सीखने का, जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है। सर ये जर्नल का फॉर्मेट है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट कैसे दिखता है। तो जर्नल में कॉलम कौन से देखो जरा। एक कॉलम रहेगा आपका, ये पहला कॉलम है। ओके, लेट अस कंसिडर हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल।
फर्स्ट कॉलम छोटा कॉलम है, सेकंड कॉलम जाड़ा कॉलम है मस्त से, ओके, थर्ड कॉलम फिर से पतला कॉलम आ गया, चौथा कॉलम और 5 कॉलम। जर्नल इज मेड अप ऑफ 5 कॉलम्स एंड इफ यू कैन सी प्रॉपरली, बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे कॉलेज में नहीं बताएंगे मुझे मालूम है, लेकिन 11वीं में आपको कुछ चीज़ों का आदत लगेगा तो बाद में आगे चल के आपका काम आसान होने वाला है। इसके लिए अभी से बोल के रखता हूँ कि जो 4th कॉलम एंड 5th कॉलम है उसके अंदर मैंने एक फेंट लाइन ड्रॉ किया, देखो ज़रा, तो देखने के लिए ऐसा लगता रहेगा कि 4th कॉलम के अंदर 2 सब कॉलम्स है और 5th के अंदर 2 सब कॉलम्स है। वो सब कॉलम्स नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, बट एक फेंट लाइन ड्रॉ करके रखा है। और वो फेंट लाइन भी कैसा है, उसका राइट हैंड साइड जो है वो थोड़ा छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ा है। आई होप यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग। राइट हैंड साइड है उसका छोटा है और लेफ्ट हैंड साइड उसका बड़ा है। आपको वैसा फेंट लाइन ड्रॉ करके रखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब मैं एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करूँगा तो आपको समझेगा। सो प्लीज़ बी विथ मी, बट ये अभी से आदत डाल के रखो। 11वीं में आदत बन गया, 12वीं में अपने को बोर्ड में पेपर लिखने का है तो वहाँ पे पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर ये आदत आपने निकाल भी दिया तो भी आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आदत है कि फेंट लाइन ड्रॉ कीजिए, कंटाला मत कीजिए, सर इतना कौन करेगा, फट से कर देता हूँ। नहीं भैया, हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं, ओके। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि अपने पास कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हमारा एक हैबिट्स तैयार होना चाहिए। और ये हैबिट्स कब तैयार होगा, जब आपने आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखोगे तो हैबिट्स तैयार हो जाएगा। सो प्लीज़ एंश्योर दैट जर्नल के अंदर 5 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट कॉलम छोटा कॉलम है, सेकंड कॉलम बड़ा कॉलम है, थर्ड कॉलम एकदम पतला छोटू सा कॉलम है, फोर्थ कॉलम और बाद में 5th कॉलम के अंदर फिर से फेंट लाइन ड्रॉ करके उसको हमने 2 सब कॉलम में डिवाइड किया है। और वो फेंट लाइन बराबर मिडल में नहीं चाहिए, थोड़ा राइट साइड में रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि राइट साइड का पार्ट थोड़ा छोटा है और लेफ्ट साइड का पार्ट बड़ा है। अब ये कॉलम का हेडिंग क्या है, देखो कॉलम का हेडिंग है, पहला कॉलम कौन सा है, डेट। पहला कॉलम कौन सा है, डेट। दूसरा कॉलम कौन सा है, पर्टिकुलर्स। पहला कॉलम डेट है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स है, तीसरा कॉलम LF है। LF का मतलब क्या होता है, L मतलब लेजर एंड F मतलब फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर, L मतलब लेजर एंड F मतलब फोलियो। लेजर क्या है, अगर आपको मेरा चार्ट याद रहेगा, टेबल याद रहेगा, मैंने जो अभी ड्रॉ किया था तो उसमें मैंने बोला था पहले कौन है, प्राइम बुक ऑफ एंट्री, और बाद में क्या बोला था, सेकेंडरी बुक बोला था। याद है क्या, यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी बुक का नाम क्या है, लेजर। तो लेजर नाम का एक बुक है, उसके अंदर बहुत सारे पन्ने रहेंगे, पेजेस रहेंगे। पेज का मतलब क्या, फोलियो। तो वो जो पेज है हर एक पेज को नंबरिंग किया हुआ रहेगा। जर्नल के हर एक पेज को नंबरिंग किया रहेगा और लेजर के भी हर एक पेज को नंबरिंग किया रहेगा। जर्नल में हम लोग प्राइम बुक ऑफ एंट्री होने के से पहले एंट्री करेंगे और वो एंट्री होने के बाद उस एंट्री को बाद में हम लोग सेकेंडरी बुक में मतलब लेजर में लेके जाने वाले हैं। तो ये एंट्री लेजर नाम के जाड़े से बुक में, लेजर नाम के बड़े बुक में कौन से पेज पे लिखा है, वो पेज का नंबर यहां पे हम लोग लिख के रखेंगे, मतलब बाद में फटाफट से ढूंढने को हो जाएगा। वी आर क्रिएटिंग अ लिंक। तो जब इंटरनेट नहीं था और हाइपर लिंकिंग का फैसिलिटी नहीं था तब ये चीज़ों का फायदा हो रहा था। देयर वाज वन बुक, देयर इज अनदर बुक। एक बुक में एंट्री लिख के रखा है और उसका इफेक्ट बाद में सेकंड बुक में डाल के रखा हुआ है। तो सेकंड बुक में बड़ा बुक रहेगा तो ढूंढने का किधर, देयर शुड बी सम सिस्टम। तो हम बोलेंगे उस बुक में हर एक पेज को नंबरिंग करो, इस बुक में हर एक पेज को नंबरिंग करो, इस बुक के पेज के नंबर को बोलेंगे JF जर्नल फोलियो, और उस बुक के पेज के नंबर को बोलेंगे LF लेजर फोलियो। फिर जर्नल में जो एंट्री हमने किया है वो लेजर के कौन से पेज पे हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उस पेज का नंबर जर्नल में लिख के रखने का। और जर्नल के कौन से पेज का एंट्री लेजर में आया है उस लेजर में लिखने के टाइम जर्नल का फोलियो लिख के रखने का, मतलब इधर उसका लिंक उधर इसका लिंक। तो अब यहां से स्टार्ट करोगे तो भी आपको पता चलेगा सेकंड बुक में किधर जाना है, और सेकंड बुक से स्टार्ट करोगे तो पता चल जाएगा फर्स्ट बुक में कहां पे जाना है। कैसे, बिकॉज वी आर हैविंग द फोलियो नंबर। तो इतने बड़े बुक में सब पहले से एंड तक ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पेज पे जाओ, वहां पे तुमको एंट्री मिल जाएगा। ब्यूटीफुल सिस्टम, ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है। इट्स एन आर्ट एट द सेम टाइम इट्स अ साइंस, वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। और बाद में बोला मैंने DR अमाउंट और CR अमाउंट। अब कोई बड़े बड़े होशियार बच्चे रहते हैं, सर DR मतलब डॉक्टर एंड CR मतलब कंपाउंडर। ऐसा नहीं है, DR मतलब डेबिट एंड CR मतलब क्रेडिट। ये मैंने एकदम पहले टॉपिक के लेक्चर में सिखाया था कि DR का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिटर। एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड ऐसा था, बाद में अभी उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेबिट। तो लैटिन वर्ड था, ऐसा मैंने आपको बोला हुआ था। अगर चाहिए रहेगा तो फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा, फर्स्ट चैप्टर का पहला लेक्चर में ये सब चीज़ें डिस्कस किया था कि डेबिटर मतलब क्या और क्रेडिटर मतलब क्या करके। सो डेबिट एंड क्रेडिट,
डेबिट अमाउंट एक कॉलम में रहेगा, क्रेडिट अमाउंट एक कॉलम में रहेगा, अमाउंट का एक ही कॉलम नहीं रहेगा। जब अपने को किसी अकाउंट को डेबिट करना है तो हम लोग डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, और जब अपने को किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है तो हम क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द एंट्रीज आर गोइंग टू बी मेड। फॉर्मेट क्या है? ऊपर, सबसे ऊपर पेज में ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा, ये अगर नहीं लिखा रहेगा तो आपका मार्क्स कटेगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ रहेगा आपने इन द जर्नल ऑफ, फिर आपको नाम लिखना पड़ेगा किसके जर्नल में आप लिखने वाले हो करके। ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन द जर्नल ऑफ लेट अस से एक्स लिमिटेड और एक्स एंड कंपनी और मिस्टर एक्स, जो भी कुछ रहेगा वो इन द जर्नल ऑफ हुम, दैट इज इक्वल टू बी रिटन। क्योंकि हमको ये बताना पड़ता है हम किसके अकाउंटेंट है, किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक्स के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो अपना आउटलुक अलग हो जाएगा, और वाई के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो आउटलुक अलग हो जाएगा। एकदम सिंपल एग्जांपल, आपने कॉलेज को फीस दिया तो आपके बुक्स में लिखने का रहेगा तो इट्स एन एंट्री फॉर पेमेंट, लेकिन कॉलेज के बुक्स में लिखने का रहेगा तो इट्स एन एंट्री फॉर रिसीट। आप मैकडी में गए, आपने बर्गर मंगाया, आपने पेमेंट किया, आपके बुक्स में लिखने का रहेगा तो बर्गर के लिए पेमेंट किया है, वो पेमेंट का एंट्री हो जाएगा। बट मैकडी के बुक्स में लिखने का रहेगा तो उनको पैसा मिल गया है, तो उनको पैसा मिलने का एंट्री करना पड़ेगा। आपका पेमेंट का एंट्री है और उनका रिसीट का एंट्री है, ऐसा चेंजेस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके लिए हमको समझना पड़ता है हम किसके बुक्स में लिख रहे हैं, कॉलेज के बुक्स में लिख रहे हैं कि अपने बुक्स में लिख रहे हैं, मैकडी के बुक्स में लिख रहे हैं कि अपने बुक्स में लिख रहे हैं। जब तक आप ऊपर डिसाइड नहीं करोगे कि किसके बुक्स में लिख रहे हो तब तक आगे एंट्री करना अलाउड नहीं है। तो हमेशा सबसे पहले ऊपर लिखना है इन द जर्नल ऑफ डैश डैश। डैश डैश मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम में नाम दिया रहेगा, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ए बी एंड कंपनी, एक्स वाई एंड कंपनी, जो दिया रहेगा वो नाम वहाँ पे लिखने का है। अगर वो नहीं लिखा रहेगा तो आधा मार्क, एक मार्क श्योर शॉर्ट कटेगा। सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर राइटिंग दैट थिंग एट द टॉप। और बाद में कॉलम की हेडिंग कौन से है? डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर जाड़ा कॉलम है, एलएफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, फिर एंट्री कैसे होता है? मैंने बोला आपको कि डेट वाइज एंट्री होने वाला है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री होने वाला है। तो पहला डेट का एंट्री, वहाँ पे डेट कॉलम में डेट लिखना पड़ेगा, 1 तारीख को किया, 2 तारीख को किया, 3 तारीख को किया, कब एंट्री किया वो लिखो। बाद में फिर क्या करने का, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, कौन से अकाउंट को डेबिट करने वाले हो वो पहले लिखना पड़ेगा। टू नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड, जरा ठीक से देखो मैंने क्या किया है, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बट नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मतलब फट से समझेगा कि भैया ये थोड़ा चेंज हो रहा है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक एंट्री में, ठीक से सुनिएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक एंट्री में एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हुआ रहेगा, तो अपने को बोलना पड़ेगा शायद एक्स अकाउंट डेबिट एंड वाई अकाउंट डेबिट, एंड सपोज मैं ये भी लिखता हूँ टू कैश अकाउंट, तो फट से नहीं समझेगा कि डेबिट कहाँ पे ख़त्म हो गया है और क्रेडिट कहाँ से चालू हो गया है। उसके जगह पे अगर मैंने ऐसा लिखने के बजाय ऐसा लिख दिया एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपको दिखेगा सर ये ना आंखों को थोड़ा अलग दिख रहा है। अभी समझ में आ रहा है कि यार ये टू आगे लिखा हुआ है, मतलब शायद यहाँ पे एंट्री में कुछ तो चेंज हो गया है। सो इट बिकम्स ईजी फॉर क्विक विजुअल अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे कुछ तो अलग हो गया है। सो ये सब डेबिट वाले अकाउंट है और ये क्रेडिट वाला अकाउंट है। और उसको और एक चीज़ करके रखा है, हमने क्या बोल कर रखा है, उसके शुरुआत में प्रीफिक्स डाला है। प्रीफिक्स कौन सा डाला हुआ है? टू। जिस अकाउंट को क्रेडिट करने का रहता है उसके नाम के पहले टू शब्द लिखा जाता है। दैट मीन्स इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। देखो जिसको डेबिट करना है उसके नाम के पहले कुछ भी डाला हुआ नहीं है, लेकिन उसके नाम के बाद में लिखा है डेबिट। और जिसको क्रेडिट करना है उसके नाम के आगे कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन नाम के पहले लिखा रखा है टू। आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। ओके, और उसके बाद में पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं नरेशन। चैप्टर 1 फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था नरेशन का मतलब क्या है। नरेशन मतलब क्या है? नरेशन मतलब द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री व्हाट यू हैव मेड। क्योंकि जर्नल में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स रहेंगे और शायद 2 साल के बाद आपको कोई पूछेगा ये तारीख के ट्रांजेक्शन का रीज़न बताओ, तो शायद फट से याद नहीं आएगा, यार एक्स को पैसा क्यों दिया था, वाई को पैसा क्यों दिया था, फट से याद नहीं आएगा। तो हम क्या लिख के रखते हैं वहाँ पे, नरेशन लिख के रखते हैं, बीइंग कैश पेड टू एक्स एज एडवांस सैलरी और बीइंग कैश पेड टू एक्स एज लोन और समथिंग लाइक दैट। तो इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड। फट से 2-3 साल के बाद में फिर से एंट्री देखा तो भी उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद एंट्री के पीछे का लॉजिक याद आ जाएगा। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ नरेशन। सो जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको पहले लिखा जाता है और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है वो बाद में लिखा जाता है, नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है। जिसको डेबिट करना है उसके नाम के पहले कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उसके नाम के बाद में DR ऐसा शब्द लिखा हुआ है। और जिसको क्रेडिट करना है
उसके नाम के बाद में सफिक्स में कुछ लिखा हुआ नहीं, बट उसके नाम के पहले प्रीफिक्स में लिखा है TO2, टू लिखा हुआ है। तो जो पढ़ने वाले को समझे, अच्छा ये सिस्टम है क्या, मतलब जिसको जिसको डेबिट करते हैं वो हमेशा पहले, जिसको उसको क्रेडिट करते हैं हमेशा बाद में, कभी इसको डेबिट सॉरी कभी इसको पहले कभी उसको पहले, ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा हर एक एंट्री में डेबिट पहले क्रेडिट बाद में, डेबिट के आगे DR शब्द लिखने का, क्रेडिट के पीछे पहले टू शब्द लिखने का, और जब एंट्री लिख के हो जाएगा उसके नीचे ब्रैकेट में नरेशन लिखने का। नरेशन कैसे लिखने का, बीइंग डैश 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 डैश, जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन रहेगा वो लिख दो। उसके बाद में अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो फेंट लाइन क्यों ड्रॉ करने को बोला था वो देखो ज़रा ठीक से, आपको समझेगा कि मैंने जो अमाउंट लिखना है, देखो ये जो है ना डेट कॉलम, ये मेरा लेफ्ट अलाइंड कॉलम है। ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डेट कॉलम और पर्टिकुलर्स कॉलम ये मेरे लेफ्ट अलाइंड कॉलम है, मतलब दे आर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। बट डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट का जो कॉलम है वो हमेशा राइट अलाइंड रहता है। ये जिंदगी का बेसिक रूल याद रखिए, एक्सेल में भी अपने आप होता दिखेगा आपको, MS एक्सेल में टेक्स्ट रहेगा तो लेफ्ट अलाइंड और अमाउंट रहेगा तो वैल्यू रहेगा तो राइट अलाइंड। दिस इज द बेसिक रूल टू बी केप्ट इन माइंड। तो ये राइट अलाइन करने का है, तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट के 3 जीरो हम लोग एक साइड में लिखेंगे और उसके आगे के यहाँ पे लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट ₹20 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई वांट टू राइट ₹200 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई वांट टू राइट ₹2000 तो मैं लिखूंगा 2000। मतलब वो बराबर से ना यहाँ पे परफेक्टली राइट अलाइन दिखता जाएगा। आई वांट टू राइट 2 लाख मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसा 2 लाख। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। आई वांट टू राइट 20 लाख मैं बोलूंगा यहाँ पे लिखो 20 लाख। आई वांट टू राइट 2 करोड़ मैं यहाँ पे लिखूंगा। आई होप यू कैन सी नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्मॉल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमेशा मैक्सिमम कितने डिजिट रहेंगे, 3 डिजिट्स, और लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट बढ़ सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। बट उसका फायदा क्या होगा, अभी मुझे जब टोटलिंग करने का रहेगा ना, टोटलिंग, तो टोटलिंग करने का टाइम ईजी जाएगा, बिकॉज आई नो एवरीथिंग इज रिटन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो बाबा 50 लिखा, ₹5 लिखा, ₹500 लिखा, ₹5500 लिखा। अब टोटलिंग करने को ईजी जाएगा। अगर हमने ये फेंट लाइन ड्रॉ नहीं किया रहता था तो गड़बड़ क्या होता था मालूम है। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, कभी 5 लिखा है, कभी 50 लिखा है, कभी 500 लिखा है, कभी 5 लाख लिखा है, ऐसा कुछ भी लिखा तो बाद में टोटलिंग करने को टप जाता है। ये डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या याद रखने का, नहीं, अमाउंट कॉलम मतलब हमेशा 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 राइट अलाइन, और लास्ट का 3 डिजिट्स इन दैट फेंट लाइन का राइट हैंड साइड, और बाकी का पहले का जो डिजिट्स रहेगा दे आर फेंट लाइन का लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द फॉन्ट और दिस इज द स्टाइल टू बी यूज। एक बार स्टाइल आपको समझ में आ गया तो आपका कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि आगे जर्नल का टोटलिंग करने का रहता है। जर्नल का टोटलिंग नहीं किया तो कॉलेज में आपका मार्क्स कटने वाला है। मार्क्स नहीं कटना चाहिए, 100 में से 100 मार्क कमाने का है, इसका मतलब जर्नल का टोटलिंग करने को आना चाहिए। फिर टोटलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर लिखने में ही गड़बड़ करके रखा रहेगा तो टोटलिंग में मिस्टेक होगी तो मार्क्स कटेंगे। तो उससे अच्छा क्या करो, फॉर्मेट एकदम ब्यूटीफुल बना के रखो। तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा रहना चाहिए, एकदम ब्यूटीफुल रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बाबा, लेजिबल रहना चाहिए, और लिखने का स्टाइल एक यूनिफॉर्म रहना चाहिए। टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन, अमाउंट राइट अलाइन, और राइट अलाइन में भी लास्ट के 3 डिजिट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फेंट लाइन, और बाकी के जो पहले के डिजिट्स है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फेंट लाइन। ओके, सो दैट्स द आइडिया ऑफ फेंट लाइन। लेट अस गो अहेड नाउ। फिर पहला एंट्री करके हो गया था मेरा, फिर दूसरा एंट्री उसके नीचे रहेगा, तीसरा एंट्री उसके नीचे, चौथा एंट्री उसके नीचे, ऐसा सब हमेशा चलते जाएगा। दिस इज हाउ द एंट्रीज विल टेक प्लेस। सो एवरी ट्रांजेक्शन देयर इज गोइंग टू बी 1 एंट्री फॉर 1 ट्रांजेक्शन, अदर एंट्री फॉर अदर ट्रांजेक्शन। तो सुबह 10 बजे एक ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा तो वो एंट्री यहाँ पे आ गया, 10:05 को गया एंट्री यहाँ पे आ गया, 10:07 यहाँ पे आ गया, 10:08 यहाँ पे आ गया, ऐसे एंट्रीज होते जाएगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू पास द एंट्रीज इन द जर्नल। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो सर ये जर्नल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में ही शायद बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, सोच के देखो अमेजॉन जैसा कंपनी, कितने ट्रांजेक्शन होते रहेंगे। तो सर जर्नल इतना बड़ा बुक बन जाएगा ना कि बाद में ढूंढने को ही नहीं होगा। येस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। तो सर इसको सिंप्लीफाई कैसे करने का, क्योंकि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन सर, तो क्या करूँ? बोलूँगा यार बुक कीपिंग इज एन आर्ट, बुक कीपिंग इज अ साइंस, दोनों करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर स्पेशल जर्नल बनाएंगे, सेल्स वाले सब ट्रांजेक्शन एक जगह पर रख देंगे, तो जर्नल में से सेल्स के ट्रांजेक्शन दूसरी जगह पे चले गए तो जर्नल थोड़ा छोटा हो गया, परचेस के टर्न दूसरी जगह पे गए तो चलो जर्नल थोड़ा छोटा हो गया। मतलब नाउ वी आर हैविंग, अच्छा इसको पकड़ोगे तो सिर्फ परचेस मिल जाएगा, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, इसको पकड़ोगे तो सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इसको पकड़ोगे तो सिर्फ बिल्स रिसीवेबल। मतलब नाउ यू नो वेयर टू लुक एट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विदाउट लूजिंग द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड विदाउट मेकिंग वन सिंगल बिग बुक। दैट्स आइडिया वी आर थिंकिंग ऑफ। जैसे आप स्कूल में करते हो, हिस्ट्री का नोटबुक अलग, और ज्योग्राफी का नोटबुक अलग, और मैथ्स का नोटबुक अलग, उसके अंदर अलजेब्रा अलग, ज्योमेट्री अलग, वगैरह वगैरह, वैसे यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग।
सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स तो अलग बुक बना दो, और बाद में एक रफ बुक अलग। यहाँ पे इसको रफ नहीं बोलते, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, जर्नल प्रॉपर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एक्चुअली स्पीकिंग। वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट एंड देन वी डिवाइड इनटू अदर पार्ट्स। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। सो लेट मी कंसिडर नाउ व्हाट इज द वे इन विच ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस और हाउ द अकाउंटिंग एंट्री टेक्स प्लेस। जो अपना बुक कीपिंग है, ट्रांजैक्शन कौन करेगा, एम्प्लॉइज ट्रांजैक्शन करेंगे। दीज एम्प्लॉइज मे बी फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट। ये कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजैक्शन कैन बी डन बाय एनीबडी। जिसको जिसको ट्रांजैक्शन करने का अथॉरिटी दिया है वो लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे, और साथ में वो क्या बनाएंगे, साथ में वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे। तो उनको डॉक्यूमेंट बनाने को बोलेंगे यार आप डॉक्यूमेंट भी बना लो। तो ट्रांजैक्शन करने का ताकत और जिम्मेदारी किसके ऊपर है, जिनको बिजनेस ने ट्रांजैक्शन करने की ताकत दी है उनके ऊपर है। दे कैन बी फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाने का जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन साथ में उनको अभी कौन लगेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी लगेगा। क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ बाकी के डिपार्टमेंट सॉरी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट सिर्फ बाकी के लोग नहीं बना सकते हैं। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का भी सहारा लेना पड़ेगा। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं ये जो पूरा पूरा पार्ट है that is going to be done by the accounting department, transactions by any department, but ये जो एक पार्ट है सिर्फ एक पार्ट कौन सा वाला, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ये दो लोगों को बनाना कर सकता है। इसमें दो डिपार्टमेंट अलग अलग साथ में काम करेंगे। जिसने ट्रांजैक्शन किया वो भी काम करेगा और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी काम करेगा। और इसके आगे यहाँ से जो चालू हो गया उधर तो सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट ही काम करेगा, बाकी के लोग बोलेंगे अभी हमारा काम नहीं। जिस तरह से प्रोडक्शन का काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है, सेल्स का काम सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का है, वैसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। बट अकाउंट्स डिपार्टमेंट बाकी लोगों के इन्फॉर्मेशन कैसे लेगा, बाय यूजिंग अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इनका भी हक है और इनका भी हक है, इनकी भी जिम्मेदारी है और इनकी भी जिम्मेदारी है। दैट्स अ वे इन विच यू कैन से और वेन डायग्राम बन रहा है आपका कि बाबा ये किसने किसने क्या क्या कॉमन काम करना है करके। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं और अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार होता है। तो पहले ट्रांजैक्शन होगा, उसकी वजह से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाएगा। बाद में फिर उस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को देखते हुए अकाउंटेंट समझेगा अच्छा कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो गए हैं। सेकंड चैप्टर याद है क्या, उसके अंदर हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो सोचने का करके। फिर बाद में उसमें से क्लासीफाई करने का पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या फिर एसेट है कि एक्सपेंडिचर है कि इनकम है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है, वो क्लासीफाई करने का। फिर इफेक्ट आइडेंटिफाई करने का, किसको डेबिट देने का है किसको क्रेडिट देने का है, और बाद में उसका जर्नल में एंट्री करने का है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। ट्रांजैक्शन होगा, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, ट्रांजैक्शन हो रहा है उस वक्त शायद अकाउंटेंट आराम कर रहा है। जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा हो रहा है और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है तो ट्रांजैक्शन करने वाले भी जागे हैं और अकाउंटेंट भी अभी हरकत में आ गया है। अकाउंटेंट बोल रहा है मुझे भी काम करना है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे दोनों लोग काम करेंगे और उसके बाद में बाकी के लोग निकल जाएंगे, अपना अगला काम करते बैठेंगे। अकाउंटेंट बोलेगा अब मेरा काम चालू, अब मैं डिसाइड करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, उनको फिर क्या करना पड़ेगा, डेबिट देना पड़ेगा कि क्रेडिट देना पड़ेगा। याद है कि आपको डेबिट क्रेडिट का रूल, पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये वाले रूल्स को याद करके उसको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर वो मन में जो लिखा है वो अभी जर्नल के अंदर लेके जाएगा और उसका ऐसा फॉर्मेट बनेगा, सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट, फिर नरेशन लिख के रखेगा। सो दिस इज द ब्यूटीफुल अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी नेक्स्ट लेक्चर में क्या सिखाऊंगा आपको मैं, इसका एंट्रीज करने को सिखाऊंगा। तो पहले 1-2 लेक्चर शायद मैं एंट्रीज करने को सिखाऊंगा, सिंपल प्रॉब्लम लूँगा, फिर जीएसटी का भी एंट्रीज कैसे करने का सिखाऊंगा। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बी विथ मी। अब मैं कब मिलूंगा आपको, डायरेक्टली नेक्स्ट मंडे को मिलूंगा रात को 9 बजे। ओके, तब तक ये सारा का सारा ठीक से देख लेना, वो फेड लाइन का मतलब समझ लेना और अपने दोस्तों ने जिसने अभी तक ये लेक्चर देखा नहीं है उनके साथ शेयर कर लेना। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।